अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इतवार की शाम को आप ये देख रहे हैं तो कुछ लम्हात के लिए हमारे प्यारे दोस्त, हम सब के फेवरेट कॉलीग और आपके यकीनन फेवरेट जो है ईऑन टीम मेंबर, उनके लिए दुआ कीजिएगा उनकी बाजियाबी के लिए। संडे की जो ये शाम है इसमें आप देख रहे हैं घर में बैठ के मैं और आप अपने सुकून से प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ इस लम्हे में साथ और तमाम ऐसे उन कैदियों को जिनको उनकी आरा के लिए, पब्लिक प्रेजेंस के लिए पर्सनली हरास किया जाता है, उनको याद करने की ज़रूरत है। और हमें एक सवाल उठाने की ज़रूरत है कि हमारी रियासत को इस हद तक आने की इजाज़त किसने दी कि वो लोगों के साथ ऐसा सलूक करती फिरे। बहरहाल इतवार का दिन है। साद का पसंदीदा जो एनालिसिस है, जो कि मैंने उनसे तारुफ़ करवाया था, बड़ी मुझे खुशी की बात है। आमतौर पर साद नई चीज़ें तारुफ़ करवाता होता है, साद और मैं रोज़ ही होते हैं, बट ये मैंने उसका तारुफ़ इन प्रोफेसर साहब से करवाया था। प्रोफेसर रॉबर्ट सी पेप, 40 साल से ज़ायद का तजर्बा है इनका वॉर गेमिंग का। अमेरिकन डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स को मशवरा भी दिया है। प्रैक्टिकली एक ज़माने में इन्होंने, आप कह लें, आर्किटेक्ट्स में से हैं जी सी पी ओ एग्रीमेंट की। तो जी सी पी ओ एग्रीमेंट आज का मौजू है हमारा और हमने डिस्कस करना है, लेकिन उस तक पहुँचने तक कि वो है क्या, उसके खदोखाल क्या थे, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ था और आज वो ख़त्म क्यों खड़ा है और दोबारा शायद रिन्यू नहीं हो सकता। हम इससे पहले समझेंगे कि पस मंज़र और अभी इस वक्त ड्रॉप सीन क्या है। ड्रॉप सीन ये है कि अमेरिका ने ईरान की जंग के ऊपर टोटल कंट्रोल खो दिया। उसकी कुछ वजूहत वो बयान करते हैं। नंबर एक, ईरान अब बराह रास्त से आपने देखा अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ओमान के साथ कर रहा है, रूस के साथ कर रहा है। जिनको वो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरली अपने से अलाइड मानता है, वो उनसे नेगोशिएट कर रहा है। उसका ट्रस्ट अमेरिकन नेगोशिएटर्स के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लास्ट जो विज़िट हुआ था, जो इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान ने सेकंड टाइम होस्ट करनी थी, उसमें ईरान आया, ने अपना पैगाम दिया, उसके बाद वो अपने टूर पे निकल गया ओमान एंड रशिया। तो ये एक बात है कि वो अब जो बराह रास्त नेगोशिएशन है, जिसमें चाहे न्यूक्लियर हो ऑप्शन, चाहे वो हॉर्मुज़ की ओपनिंग हो, चाहे जंग की बंदी हो, कोई और कोई चीज़ें डिस्कस होनी ज़िमनी भी, वो बराह रास्त अमेरिका से बात नहीं करना चाहता। अमेरिका सीरियस कंटेंडर्स को नहीं भेजता, स्टीव विटकॉफ हों या जेरेड कुशनर हों या कोई और। जर्मनी के जो चांसलर हैं मर्ट्स, उसने ओपनली, लास्ट ये बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ सारी, ओपनली उसने ह्यूमिलिएट किया अमेरिका को कि अमेरिका जो है वो जलील हो चुका हुआ है, ह्यूमिलिएट हो चुका हुआ है ईरान के सामने, और हॉर्मुज़ के मामले को लेके वो एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है इस मामले में। तमाम ग्लोबल सिस्टम जो है वो मूव ऑन करना चाह रहा है। वो जो अमेरिका की बनाई हुई पेट्रो डॉलर ऑयल हेजेमनी से उससे जान छुड़वाना चाह रहा है, और सब अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि हम आने वाले दौर में एनर्जी और अपनी फ्यूल नीड्स को कैसे फुलफ़िल करेंगे। यूरोपीय ममालिक में कई हैं जिनके लिए अब उनके पास रास्ता कोई नहीं रह गया सिवाय अमेरिका के, लेकिन बाकी ममालिक ख़ास तौर पे एशिया और अफ्रीका के अंदर वो सोचेंगे कि भाई हम कहाँ से ये पूरा करेंगे और उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर समुद्री रास्तों को, जो ग्लोबल एम्पायर था अमेरिका का, इसको वो सिक्योर करता था, अगर वो सिक्योरिटी ख़त्म हो गई और अमेरिका एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे सौंपना चाह रहा है लोकल बड़ी रीजनल पावर्स को, तो क्या ही रिस्पॉन्स रहेगा और हमारी क्या पोजीशनिंग होगी, ये तमाम दुनिया की अक़वाम आलम जो है वो सोच रही हैं। इससे बढ़ के पेप साहब ने एक एनालिसिस किया था कि ईरान जो है वो इमर्ज कर रहा है एज ए फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स के अंदर, जो बड़ी पावर या बिग पावर पॉलिटिक्स होती है, उसके अंदर आपको बड़े खिलाड़ी चाइना, रशिया और अमेरिका नज़र आते हैं। हिंदुस्तान बहुत कोशिश करता है, ब्राज़ील कोशिश करता है, और से कुछ ममालिक हैं जो बड़े साइज़ में, आबादी के अतबार से, जोग्राफिया के अतबार से, इकोनॉमी के अतबार से कम्पीट करते हैं इंडस्ट्री के ज़रिए, आर्मी के ज़रिए, कि वो एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और वो एक ग्लोबल प्लेयर माने जाएँ। इस वक्त एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका को और अमेरिका के अलाइज, स्पेसिफिकली इसराइल को और यूएई को और भी जो दीगर अलाइज हैं अमेरिका के, कि ईरान जो है वो एक रीजनल बल्कि एक ग्लोबल पावर बन के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो अब प्रैक्टिकली, अमेरिका इंडेफिनेटली मुहासरा लगा के तो बैठ नहीं सकता। उसने नेगोशिएट करके या सेटलमेंट करके जाना है, जिस तरह हम बार बार आपको बता रहे हैं, या उसने एक ऑल आउट ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करके मुंह की खानी है और फिर जाना है। तो या इज़्ज़त से या ज़िल्लत से, खैर इज़्ज़त तो दोनों में नहीं है, थोड़ी कम ज़िल्लत या ज़्यादा ज़िल्लत के साथ वो यहाँ से जा सकता है। इसलिए कि ईरान ने तो यहाँ बैठे रहना है, जोग्राफिकली वो जा नहीं रहा। ये बात भी साबित हो गया कि एरियल अटैक से, एरियल असॉल्ट से आप रजीम नहीं बदल सकते। लोकल आप डिस्कॉर्ड भी फोमेंट करते हैं तो मॉडर्न स्टेट इतनी इफेक्टिव है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि वो प्रोटेस्टर को भी हैंडल कर लेती है और इस तरह के बागियों को भी हैंडल कर लेती है। बॉर्डरों की तरफ से कुर्दों ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान तो कभी कर नहीं सकता। अफ़गानिस्तान जो है वो सलाहियत नहीं रखता, और अज़रबैजान जो है उसको उन्होंने एक डेटॉन्ट सा अचीव कर लिया उनके साथ, जब उन्होंने प्रीएम्प्टिवली मिसाइल मार दिया।
तो अमेरिका का यहाँ पे आके बैठना, अड्डे जमाना, फिर इतनी बड़ी लाखों की फोर्स डिप्लॉय करना, एलाइज को एंगेज करना, तो एक ग्लोबल वॉर को, ये वर्ल्ड वॉर को एक दावत होगी। और फिर वो बेट होगी, वो गैम्बल होगी कि अमेरिका एक वर्ल्ड वॉर करे और उस वर्ल्ड वॉर को जीत जाए और उस जीतने की बुनियाद पर दोबारा 100 साल, 125 साल, 150 साल बादशाह बन जाए। ये बहुत बड़ा गैम्बल है, कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं है इसके पीछे। अमेरिका के अंदर वो गम्शन और वो तप्पड़ नहीं है, इसको कहते हैं आम जुबान में, कि वो इस तरह की बड़ी एक ग्लोबल गैम्बट खेले। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कह लें, एक रीजनल ऑक्यूपेशन के हम हॉर्मुज़ पे आके छोटे छोटे जजीरे टापुओं पे कब्जा कर लें। क्यों वो हज़ारों अपनी कैजुअल्टीज़ करवाएगा? क्यों वो कन्फर्म करेगा कि वो नवंबर का इलेक्शन हार जाए डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका एक डिसअरे की सूरत हाल में चला जाएगा अगर उसको इस तरह की मुँह की खानी पड़े ग्लोबली। वो क्यों ये करेगा कि वो चंद देर के लिए ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर ले? इट्स नॉट पॉसिबल। तीसरी चीज़ जो है वो नेगोशिएट करके यहाँ से जलील होकर चला जाए। ये भी ऑप्शन मुमकिन नहीं लगती, बिकॉज फिर उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि ईरान जो है वो एक ग्लोबल और रीजनल और एक ग्लोबल पावर प्लेयर है, और अगले साल 2 साल में वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार कर जाएगा, और फिर वो अपनी न्यूक्लियर को डिक्लेयर कर देगा और अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देगा, और वो अपनी जो रोबस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो कामयाब रही हैं उनको एक्सपेंड करेगा, जो नाकाम रही हैं उनको रिप्लेस और रिमूव करके ज़्यादा तगड़ी शक्ल में आएगा। साल 2 साल के अंदर ये मुमकिन है यकीनन। आपके पास 1/4 दुनिया का तेल और पेट्रोकेमिकल्स का कंट्रोल है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। मेरी ज़ाती आज जानना राय है, मैं अलार्मिस्ट नहीं हो रहा, पहली वाली ऑप्शन सबसे लाइकली है कि अमेरिका कुछ बेवकूफ़ी में आके, कुछ गलती से आके, कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे, कुछ यूं तो कुछ वूँ, यहाँ बड़ी आलमी जंग ना छेड़ दे। मेरा अंदेशा, मेरा खौफ यही बनता है। बाकी दुआ ये होती है कि नेगोशिएट करके ज़लील होकर चला जाए, यहाँ से सेटलमेंट करके चला जाए, और ईरान तगड़ा होए, और ईरान के जो साथी या हामी थे इसके अंदर, पाकिस्तान, ओमान, रूस वगैरह, वो एक नई यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वो बनाए, सेटलमेंट बनाए, एक यहाँ पे एक नई वो क्रीम खाने की जो वक्त आएगा तो ईरान को याद रहेगा और वो याद कराया जाएगा कि कौन थे जिनके ज़रिए ईरान ने ये अचीव किया। उसमें चीन भी ज़ाहिर बात है सिर्फ फहरिस्त है। तो ये एक रीजनल एक बड़ी अच्छी इफेक्टिव पॉलिसी बन जाएगी, और मुमकिन है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगियों को भी हल करने में एक बुनियाद बने, और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑयल और पाइप गैस लाइन और ये सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज पाकिस्तान को फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मुझे हमेशा के लिए अमेरिका को खैरबाद कहना होगा, क्योंकि डूबती हुई कश्ती को सब फलांग देते हैं। तो वो जो फलांगने वाली गैम्बल है, पाकिस्तान अभी लेफ्ट की देख के राइट, राइट की देख के लेफ्ट कर रहा है कि अच्छा यार डूब रहा है कि नहीं डूब रहा अमेरिका। सारे मुल्क देख रहे हैं कि डूबता है कि नहीं डूबता, या कहीं ऐसा दाव पेच खेल जाए कि वो उसको फिर 50, 60, 100 साल लीस मिल जाए। डूबने से मुराद अमेरिका का ये नहीं है कि वो आप एक सुबह उठेंगे और अमेरिका मुल्क ख़त्म हो गया होगा। वो अमेरिका बहादुर ने रहना है, वो बहुत तगड़ा मुल्क है। मुराद ये है उसकी इम्पीरियल पोजीशन जो है, और कई दानश्वर भी अमेरिका का कहते हैं कि अमेरिका को अपनी इंपीरियल पोजीशन को छोड़ के सॉफ्ट लैंडिंग ले लेनी चाहिए, ताकि वो नंबर 2 पोजीशन में आके एक इज्जतदार पुराना एम्पायर बन जाए। अमेरिका के अंदर एक डिलूजन है जो कि सारे एम्पायर्स में होती है कि नहीं, मैं ही सही और कोई नहीं, तो मैं अगर ज़ोर से ज़्यादा पकड़ूँ दुनिया के निज़ाम को तो फिर शायद वो मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन वो फिर साबुन की तरह करके निज़ाम निकल जाता है। पेप साहब उन्हीं माहरीन में से जो ये बात को उसका मतलब मोरलेस ये बात कहते हैं। तो आपने ये सारा क्राइसिस देखा, ऑयल शॉर्टेज का और ये सारा कुछ। अब जो सूरत हाल बनी है इस पस मंज़र के ऊपर कि मुश्तबा खामनाई साहब ने जो पहली पब्लिक एड्रेसल की है एज़ दी सुप्रीम लीडर, उसमें उन्होंने कहा न्यूक्लियर ऑप्शन ही टेबल पे ही नहीं, हम तो बात ही नहीं करेंगे न्यूक्लियर के बारे में, ना बनाए हॉर्मूज़ की उसके बारे में। अब जो 2 मेन मुद्दे हैं वो अमेरिका से राज़ी नहीं है बात करने पे, बिकॉज दे होल्ड ऑल द कार्ड्स। अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं है। अमेरिका ने फूल हार्डी तरीके से एक जंग में एंटर कर दिया, बुरी इंटेलिजेंस के ऊपर, बुरे मशवरे के ऊपर अपने आप को फंसा लिया। एस्केलेशन ट्रैप में ईरान अपनी मर्जी से एस्केलेशन को ऊपर नीचे करता था। अब ईरान के मुहासरे का एक मुहासरा करके अमेरिका बैठा हुआ जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो न्यूक्लियर ऑप्शन को ईरान ने कह दिया कि वो टेबल के ऊपर नहीं है। लेकिन इसकी एक तारीख है, वो ये है JCPOA। ये एग्रीमेंट जो ओबामा ने अचीव किया था उसकी तफसील को अब हम देखेंगे। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम
थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। JCPO जो है ये जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। ये जो 2015 में उन्होंने अचीव किया था और इसको माना गया था कि दुनिया की ताकतों और ईरान के दरमियान एक ग्लोबल एक अचीवमेंट हुई है और ये तारीख़ बनी आदम की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की सबसे बड़ी एग्रीमेंट है। प्राइमरी मकसद इसका ये है कि वेरीफाइबल लॉन्ग टर्म लिमिटेशंस लगाए जाएं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और इसके बदले में ईरान पे न्यूक्लियर रिलेटेड जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम से मतलब जो बंदिशें लगाई हुई उस पर वो हटा दी जाएं। और ईरान ने इसका बेनिफिट लिया, ईरान ने इकोनॉमिकली ग्रो किया उस टाइम के अंदर। और फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हटी, ईरान ने अपने आप को स्प्रेड भी किया। जो सीरिया इराक वगैरह के अंदर जो ईरान फैला है जितनी स्पीड से, उसके अंदर ये भी हिस्सा शामिल है कि ईरान के पास इतने ज़्यादा नए फंड्स फ्री अप हो गए। ईरान ने इसके जरिए ट्रेड भी किया ममालिक के साथ दुनिया के और ताल्लुकात भी बनाए नए से नए। तो सेंट्रल गोल जो है वो ईरान का ब्रेकआउट टाइम की, उसकी सलाहियत के वो कितने जल्दी न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर करके एक आर्म्ड वो लॉन्च कर सकता है, उनको न्यूक्लियर केपेबल हो सकता है। वो 2 से 3 महीने की एस्टिमेशन थी, उसको 12 महीने कम से कम 1 साल की एस्टिमेशन में तब्दील करना ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सफिशेंट वार्निंग हो कि ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है इस काम की। ये 20 मंथ नेगोशिएशंस हुई थी और इसके अंदर कामयाबी हासिल की अमेरिका ने दूसरी पार्टियों को शामिल करके। अब पार्टियां क्या हैं? P5 यानी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके अंदर चाइना भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, यूके भी, रशिया भी और यूएस भी ऑब्वियसली। फिर 3 E3+3 भी इसमें आया, जो फ्रांस, जर्मनी, यूके और चाइना, रूस, यानी सबसे बड़ी यूरोपियन यूनियन को पूरा इत्तेफाक करवाया। ईरान को इसमें शामिल किया और IAEA को भी इसमें शायद शामिल करके सालिस बना दिया। अब इसके अंदर जो बड़ी जीत थी वो रूस थी। मैं इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है यहाँ मिसाल। रूस को अग्रीमेंट क्या मिली थी कि तुम्हारे ईस्टर्न बोर्ड पे, जो ईस्टर्न यूरोपियन फ्रंट है जहाँ तुम्हारा मुंह लगता है यूरोप के साथ, वहाँ पे तमाम जो मिसाइल कमांड है अमेरिका का, हम उसको पीछे कर देते हैं। वो बंद, तुम ऐशी करो, तुम सुकून से बैठो, तुम्हारे बॉर्डर पे टेंशन ख़त्म। और वही बुनियाद बनी कि अमेरिका के रूस ने फिर एक्सपेंशन की डॉनबास के अंदर, फिर इवेंचुअली यूक्रेन भी चढ़ाई की, क्राइमिया पेनिनसुला फतह किया, फिर यूक्रेन पर चढ़ाई की। जो सारी हम ये पिछले 10-12 साल से जंग की बिल्डिंग और फिर उसकी, आपको याद है ना ओबामा के दौर में क्राइमिया पे कब्जा कर लिया कि रशिया ने, और ओबामा वगैरह ने चू नहीं की, वो अमेरिकन मीडिया में वाह वेला नहीं हुआ। वही लोग यूक्रेन वाले, वही कौमें, वही नीली आंखें पीले बाल, कोई रोना, कोई वाह वेला नहीं, कोई कपड़े नहीं फाड़ लिए फॉक्स न्यूज़ CNN ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका की स्टेट ने मना कर दिया था मीडिया के अंदर कि हमारी डील है, यानी वहाँ भी स्टेट मीडिया कंट्रोल होता है। उन्होंने मना कर दिया कि डील है हमारी और हम जो हैं ये सौदा कर रहे हैं रूस के साथ। लेकिन आज जब बात करते हैं तो जो स्पॉइलर है, जो ख़ासतौर पे ज़ायनिस्ट लॉबी है, जब यूक्रेन की लड़ाई में जिसने बहुत इंटरेस्ट लिया, अगर आप देख लें कि बाइडन का बच्चा हो तो बरिज्मा के अंदर उसकी नौकरी लगी हुई है यूक्रेन की ऑयल कंपनी के अंदर, और वो लाखों करोड़ों डॉलर की करप्शन कर रहा है। आप अगर दूसरी साइड पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें तो हर बंदे ने अपने हाथ काले किए हैं उस जंग के अंदर, उस परीद जंग के अंदर यूक्रेन की। तो यूक्रेन की जंग लॉन्च करने के अंदर आपको नज़र आता है पूरी एक कंसर्टेड एफर्ट था और बैक टू बैक एडमिनिस्ट्रेशंस का था, एक सॉफ्ट हैंड से एक हार्ड हैंड से। क्यों? क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी यूक्रेन की जंगबंदी से बहुत नाखुश थी। रूस का एक्सपैंड करना और एक पावर पोजीशन में आना क्यों बुरा है? क्योंकि रूस प्राइमरी प्रिंसिपल मिलिट्री एलाय है ईरान का, और ईरान और रूस ने फिर इसराइल का रास्ता रोकने के लिए अज़रबैजान आर्मीनिया की लड़ाई में भी किरदार अदा फरमाया, जहाँ इसराइल अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा था जो कि एक शिया मुल्क है, यानी शिया मेजॉरिटी मुल्क है तो कोई मज़हब नहीं उनका। और आर्मीनिया का साथ जो है वो रूस और ईरान दे रहे थे। तो जगह जगह पे जोग्राफिया के अंदर ईरान जहाँ जहाँ मुकाबला कर रहा था इसराइल का या अमेरिका का, वहाँ वहाँ उसको शिकस्त मिलती गई और ईरान कामयाब होता गया। उन कामयाबियों के अंदर इस वाई इवेंचुअली अज़रबैजान आर्मीनिया का पलड़ा उलट गया, फिर यूक्रेन का पलड़ा भी उलट गया। वो तो ज़ाहिर बात है रेट्रोएक्टिव पॉलिसी आई, रेट्रोएक्टिव कह रहा हूँ कि दुरुस्तगी के लिए पॉलिसी आई अमेरिका की कि नहीं हमने इसको निकलने नहीं देना यहाँ से। तो इतनी बड़ी ऑफर दे के प्रैक्टिकल रशिया को अमेरिका ने आमादा किया। रशिया को कितने हज़ारों टन वो उन्होंने दिया अपना न्यूक्लियर मटेरियल वापस तो नहीं, मतलब यानी उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया ईरानियों ने। तो ये सारी एग्रीमेंट अचीव करने के लिए अमेरिका को काफ़ी कुछ देना दिलाना पड़ा। तो आज के दौर में रूस और चीन को बोर्ड पे टेबल पे लाने के लिए क्या अमेरिका ईस्टर्न यूरोप का सौदा कर लेगा कि चलो ठीक है यूक्रेन ले लो?
और चाइना को कह देगा चलो ठीक है हांगकांग ताइवान ले लो। क्या टेंजिबल चीज़ ऑफर करेगा कि ईरान को वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दे। इस बुनियाद पे रॉबर्ट सी पेप जैसे लोग कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना यकीनी है। ईरान के अंदर एक थिंकिंग है कि नहीं, हमें नहीं डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि फिर हम इनवाइट कर लेंगे अपने खिलाफ दुश्मनी को, और हमारे पास एक मॉरल लीगल रिलीजियस फ्रेमवर्क है, हम क्यों नहीं मानते इसके अंदर। और वो इंजॉय करना चाह रहे हैं जो ज़िया उल हक ने एक माहौल क्रिएट किया था कि हमारे पास बम है सलाहियत बनाने की, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या पता हम बना दें। तो इस आप कह लें जीने और मरने की कैफियत के दरमियान जो है ना, वो उसके अंदर पाकिस्तान की उस वक्त जीत थी। हकीकत यही थी कि हम बना रहे थे, और मेरी आज जानना रहा है कि ईरान की भी इस वक्त इसमें ही जीत है, लेकिन हकीकत यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो बैकग्राउंड है वो ये कि 2002 और 6 के दरमियान सैटेलाइट इमेजेस ने सारी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी थी कि ईरान इस्फहान में स्पेशल प्लांट बना रहा है, फोर्दो में बना रहा है, और ये सारी चीज़ें कर रहा है। और उन प्लांट्स को मॉनिटर करने की बुनियाद पे फिर ये मोबिलाइजेशन हुई, यानी ये ओबामा के दौर से पहले की ये मोबिलाइजेशन शुरू हो गई थी। और ये मोबिलाइजेशन शुरू हुई, उसके बाद फिर उन्होंने बिल्टअप किया उसको, जिनीवा में एक इंटरिम एग्रीमेंट की कि हम इस पे काम करेंगे, और इनरिचमेंट पे कैपिंग लगेगी 20% के ऊपर। उसके बाद 2015 के अंदर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पूरा क्रिएट किया गया फाइनल डील के लिए, और वो वियना के अंदर सारा मामला जो हुआ था, फाइनल एग्रीमेंट जाके 160 पेज के डॉक्यूमेंट साइन हुआ, और 2015 के अंदर ही अगले महीने के अंदर अंदर ही अगले दिन ही यूएन ने आके इसको अप्रूवल कर दिया और अडॉप्ट कर लिया। अब ये सारा मामला जब तय पाया था, मसला कहाँ पे आया। आईएई ने स्पाइंग का किरदार अदा किया ईरान के ख़िलाफ़, इसराइल को मुखबरी का किरदार अदा किया, वो अब एक काला किरदार बन गया। आईएई को, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को अपने ट्रस्ट करता ईरान, ठीक। अमेरिका बहादुर ने मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को, जिसमें इतने ज़्यादा बड़े मुल्क शामिल हैं, उसको यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया। ट्रंप आया, उसने कहा मैं मानता ही नहीं, ओबामा की डील है, मैं नहीं मानता, ये डील बेवकूफ़ाना है। अच्छा, एक मुल्क ने इतने ज़्यादा ताकतों की इत्तफाकन जो डील हुई है वो ख़त्म कर दी। उस दिन से लेके आज तक हम ईरान ने अपने फिर इनरिचमेंट को बढ़ाया बढ़ाया, हत्ता के 60% तक ले आया अपनी इनरिचमेंट को। तीसरी चीज़ क्या हुई, इसराइल ने बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी, और अमेरिका ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। पहले अमेरिका ने डमस्कस में इसके उस पे मारा, इसके एम्बेसी में मारा, कॉन्सुलेट में मारा। फिर उसके बाद कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, जो उनके बड़े कमांडर थे ईरान के। और बिल्टअप करते 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 ईरान और इसराइल का वो मामला थ्रेशोल्ड पे आया, और साथ ही साथ ईरान की इनरिचमेंट थ्रेशोल्ड पे आएगी। ईरान ने कहा ठीक है फिर लड़ाई लड़ लो। और आज ये सूरत हाल है कि इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए अब ग्रेट पावर्स जो हैं वो यूनाइट कर नहीं सकती, क्योंकि कोई अमेरिका की गारंटी नहीं दे सकता, इसराइल की गारंटी नहीं दे सकता, आईएईए की भी गारंटी नहीं दे सकता। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए बड़े माहिरीन जिस तरह के रॉबर्ट सी पेप साहब हैं, वो कहते हैं कि ये मामला नहीं तय पाने को दोबारा। और अब 2015 की निस्बत अगर बात करें, जब ये एग्रीमेंट हुई थी, या 2002-06 से जब शुरू हुई थी इसकी वर्किंग, और 2015 में जाके ये सेटल हुई, और फिर ये वायलेट हुई ट्रंप के दौर में, और आज इस नहज पे कि वो बरह रास्त जंग लड़ रहे हैं अमेरिका और इसराइल। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसको 20-25 साल लगे हैं, आज इस प्रोसेस के अंदर चाइना और रशिया बहुत बड़ी बैलेंसिंग फोर्स बन गए हैं। क्यों? चाइना इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, टोटली इंडिपेंडेंट है ग्लोबल इकोनॉमी से, वो अपनी सेल्फ सफिशेंट एक इकोनॉमी बना चुका हुआ है, इंडस्ट्रियल बेस उसके पास है, आर्मी उसके पास है, शानदार एयरफोर्स उसके पास है, शानदार नेवी उसके पास है। तो वो टस से मस नहीं होने वाला, और वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है। वो टोटली ईरान को इक्विप और आर्म कर रहा है कि वो ये लड़ाई लड़ सके। रशिया के पास जो लेवरेज थी ईस्टर्न यूरोप वाली, वो कहानी ख़त्म होगी। बेलारूस पोलैंड वैसे ही नेटो को ना कर देते हैं जब वो असला मांगते हैं वापस कि यार ये हमने इसराइल की दिफा के लिए लगानी है, वो कहते हैं जाओ अपना दिफा खुद करो। ठीक है ना जी। तो ईस्टर्न यूरोप में तो सब रकाबें कस के बैठ चुके हुए हैं, क्योंकि वो तो जंग में उन्हें झोंक दिया गया है। तो कौन सी ऐसी बड़ी पावर है जो JCPOA 2.0 को गारंटी कर सकती है? अमेरिका खुद ही कर सकता है। एक ट्रैजिक पैराडॉक्स है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका डोमेस्टिकली जिस पे एम्बेरस होता है, इसराइल का प्रेशर लेता है। हालांकि इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी वाइज उनकी बिगेस्ट विंस में से है कि उसने JCPOA पे मना लिया ईरान को, और नॉर्मलाइजेशन की तरफ ईरान को लेके जा रहा था। और एट द सेम टाइम खुद ही अपने हाथ से खंजर चलाया अपनी बनाई डील के ऊपर, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ज़ायनिस्ट लॉबी का प्रेशर था। मेरे ख्याल में JCPOA दोबारा अचीव नहीं होगी, और ईरान या इनको टीटरिंग ज़िया उल हक वाले फेज़ में रखेगा, या ईरान न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देगा। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।